गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। साइंस में हम पढ़ रहे थे चैप्टर 4 प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह, जिसमें आज का टॉपिक है अंगदान व देहदान, ऑर्गन डोनेशन एंड बॉडी डोनेशन। जीवित या मृत व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को कोई उत्तक या अंग का दान करना अंगदान कहलाता है। दाता द्वारा दान किया गया अंग ग्राही के शरीर में प्रत्यारोपित किया जाता है। दाता से अर्थ है अंग देने वाला, ग्राही से अर्थ है अंग लेने वाला। इस तरह अंगदान से दूसरे व्यक्ति की जिंदगी को न केवल बचाया जा सकता है वरन खुशहाल भी बनाया जा सकता है। ज़्यादातर अंगदान दाता की मृत्यु के बाद ही होते हैं। एक निष्प्राण देह से करीब 50 जरूरतमंद लोगों की मदद की जा सकती है। अतः अंगदान हेतु देहदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक के बुजुर्ग भी अंगदान व देहदान करने में सक्षम हैं। अंगदान व देहदान का महत्व है। तो स्टूडेंट्स, अंगदान व देहदान में इनकी परिभाषाएं पूछी जाती है। अंगदान किसे कहते हैं? ठीक है, एक निष्प्राण देह से करीब कितने जरूरतमंद लोगों की मदद की जा सकती है, ऐसे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। अब देखो अंगदान व देहदान का महत्व। इंपोर्टेंस ऑफ ऑर्गन डोनेशन एंड बॉडी डोनेशन। मानव देह प्रकृति की सर्वोत्तम कृति है, परंतु ये कृति किसी भी स्थिति में स्थायी नहीं है। भारतीय दर्शन में कहा गया है कि मानव देह वायु, पानी, मिट्टी, अग्नि तथा आकाश से निर्मित है। अर्थात मानव देह पंच तत्वों से मिलकर बनी होती है। वो पंच तत्व हैं वायु, पानी, मिट्टी, अग्नि और आकाश। और मृत्यु के बाद इन्हीं पंच तत्वों में समाहित हो जाती है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हमारे शरीर का अस्तित्व लंबे समय तक बनाए रखा जा सके? कहा भी गया है कि पशु मरे मनुज के सो काम संवारे, मनुज मरे किसी के काम ना आवे। पशु मरने पर जो है मनुष्य के 100 काम बना जाता है और मनुष्य के मरने पर वह किसी के काम नहीं आता है। अतः आवश्यकता है कि मनुष्य मृत्यु के बाद प्राणी मात्र के काम आ सके, और ये तभी संभव है जब मृत्यु उपरांत भी हम दूसरे व्यक्तियों में जीवित रहें। हमारी आँखें, गुर्दे, यकृत आदि अंग हमारी मृत्यु के बाद भी किसी जरूरतमंद के जीवन में सुख ला पाएं तो इस दान को सात्विक श्रेणी का दान कहा जाएगा। इस श्रेणी के दान को हमारे दर्शन में सर्वश्रेष्ठ तथा सबसे पवित्र दान कहा गया है। हमारे आध्यात्मिक गुरु भी सनातन काल से अंगदान व देहदान को बड़े पुण्य का काम मानते रहे हैं। पुरातन काल में ऋषि दधीचि ने समाज की भलाई हेतु अपनी हड्डियों तक को दान कर दिया था। तो देखो, ऋषि दधीचि ने समाज की भलाई के लिए अपनी हड्डियों का दान कर दिया था, और जिससे इंद्रदेव ने वज्र नामक अस्त्र का निर्माण किया था। भारत में हर वर्ष करीब 2 लाख गुर्दे दान करने की आवश्यकता है, जबकि मौजूदा समय में प्रतिवर्ष 7,000 से 8,000 गुर्दे ही मिल पाते हैं। इसी प्रकार करीब 50,000 लोग हर वर्ष हृदय प्रत्यारोपण की आस में रहते हैं, परंतु उपलब्धता केवल 10 से 15 की है। प्रत्यारोपण के लिए हर वर्ष भारत में 50,000 यकृत की आवश्यकता है, परंतु केवल 700 व्यक्तियों को ये मौका प्राप्त हो पाता है। कमोबेश यही स्थिति सभी अंगों के साथ है। एक अनुमान के हिसाब से भारत में हर वर्ष करीब 5 लाख लोग अंगों के खराब होने तथा अंग प्रत्यारोपण न हो पाने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अंगदान की भांति देहदान भी एक ऐसा दान है जो समाज के लिए परम आवश्यक है। देहदान 2 प्रमुख कारणों से आवश्यक है। नंबर 1, मृत देह से अंग निकालकर जरूरतमंद लोगों को प्रत्यारोपित किए जा सकते हैं। प्राय अंगदान ऐसे मृत व्यक्ति से किया जाता है जिसकी दिमाग की मृत्यु हुई हो। ऐसे मामलों में मृत व्यक्ति का दिमाग पूर्ण रूप से कार्य करना बंद कर देता है, परंतु शरीर के अन्य अंग जो है कार्य करते हैं।
ऐसी देह से हृदय, यकृत, गुर्दे आदि अंग व्यक्तियों में प्रत्यारोपित किए जा सकते हैं। हालांकि आंकड़े बताते हैं कि 1000 में से केवल एक व्यक्ति की मौत ही इस प्रकार की होती है। मृत्यु के 6 से 8 घंटों के भीतर देह को नेत्रदान हेतु काम में लिया जा सकता है। वे चिकित्सक की शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी मृतदेह पर प्रशिक्षण प्राप्त कर बेहतरीन चिकित्सक बनते हैं। मृत मानव की देह पर प्रायोगिक कार्य संपादन करने के बाद ही मेडिकल के विद्यार्थी मानव देह की रचना को भली प्रकार से समझ पाते हैं। इस हेतु मानव द्वारा देहदान की परम आवश्यकता है। ये मानव देह की अंतिम उपयोगिता है। ऐसे देह के दानी अपने पारिवारिक रिश्तों और सामाजिक धार्मिक बंधनों से मुक्त होकर समाज में शिलालेख की तरह कार्य करते हैं। यह अत्यंत खेद का विषय है कि प्राचीन रूढ़िवादी मान्यताओं के कारण भारत में अंगदान करने वालों की संख्या प्रति 10 लाख व्यक्तियों में 0.8 है। क्वेश्चन पूछा जाता है भारत में अंगदान करने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रति 10 लाख में कितनी है, तो आपका उत्तर होगा 0.8, जबकि विकसित देशों में यह संख्या 10 से 30 है। ऐसे में आवश्यकता है कि हम अंगदान व देहदान के महत्व को समझें और उन लोगों की मदद करें जिनका जीवन किसी अंग के अभाव में बड़ा कष्टप्रद है। हमें इस नेक कार्य के लिए आगे आकर समाज को इस श्रेष्ठ मानवीय कार्य के लिए प्रेरित करना चाहिए। इस पवित्र कार्य हेतु साधु, संत, शिक्षक, बुद्धिजीवियों आदि की मदद से समाज में व्याप्त अंधविश्वास को दूर कर अंगदान करने के लाभ लोगों तक पहुंचने की परम आवश्यकता है। इस प्रयोजन से भारत सरकार हर वर्ष 13 अगस्त का दिन अंगदान दिवस के रूप में मनाती है। तो देखो भारत में अंगदान दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका उत्तर होगा 13 अगस्त। समाज के कई प्रतिष्ठित व्यक्ति इस पुण्य कृत्य के लिए आगे आए हैं। 90 वर्ष की उम्र में कॉर्निया दान कर कैप्टन लक्ष्मी सहगल, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के संग आज़ादी की लड़ाई में शामिल थी, ने 2 लोगों की जिंदगी में उजाला भर दिया। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने किस अंग का दान किया, तो आपका आंसर होगा नेत्र के कोर्निया वाले भाग का दान दिया। ठीक है। हाल ही में साहित्यकार डॉक्टर विष्णु प्रभाकर के परिजनों ने उनकी इच्छा अनुसार मृत्यु उपरांत उनकी देह का दान किया। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री श्री ज्योति बसु, प्रख्यात समाज सेवी श्री नाना देशमुख आदि की वह भी उनकी इच्छा अनुसार मृत्यु के बाद दान कर दी गई। तो देखो क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, हाल ही में देहदान करने वाले 2 व्यक्तियों के नाम लिखिए, तो आपका उत्तर होगा डॉक्टर विष्णु प्रभाकर, पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री श्री ज्योति बसु, प्रख्यात समाज सेवी श्री नाना देशमुख में से कोई 2 आपको लिखने होंगे। साध्वी रितंबरा तथा क्रिकेटर गौतम गंभीर ने भी मृत्यु पश्चात अपनी देहदान करने की घोषणा की है। ऐसे मनुष्य सही मायनों में महात्मा हैं तथा यही विचार क्रांति के ध्वजवाहक हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, हाल ही में देहदान की घोषणा करने वाले 2 व्यक्तियों के नाम लिखिए, तो आपका आंसर होगा साध्वी रितंबरा और क्रिकेटर गौतम गंभीर। देखो देहदान करने वाले पूछे तो जो देहदान कर चुके हैं उनके नाम लिखने, हाल ही में देहदान की घोषणा करने वाले व्यक्तियों के नाम पूछे यानी कि जो अभी जीवित है, जिन्होंने घोषणा कर दी भाई मृत्यु के बाद हमारी देह दान कर दी जाए, तो उनके नाम लिखने होंगे। हम सभी को कर्तव्य बोध के साथ रक्तदान, अंगदान तथा देहदान के लिए संकल्पित होना चाहिए ताकि हमारे इस पुनित कार्य से हमारे कोई भाई बहन जिंदगी को जिंदगी की तरह जी पाए। कौन कर सकता अंगदान व देहदान? कोई भी व्यक्ति चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या लिंग का हो, अंगदान व देहदान कर सकता है। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिए माता पिता या कानूनी अभिभावक की सहमति आवश्यक है। दाता को अपने जीवन काल में 2 गवाहों की उपस्थिति में लिखित सहमति प्रदान करनी चाहिए।
यदि मृत्यु पूर्व ऐसा नहीं किया गया है तो अंगदान व देहदान का अधिकार उस व्यक्ति के पास होता है जिसके पास शव का विधिवत आधिपत्य है। भारत में अंगदान व देहदान कानूनी रूप से मान्य है। महत्वपूर्ण बिंदु, देखो महत्वपूर्ण बिंदु से मैं क्वेश्चन भी बोल रहा हूँ। शरीर में दो प्रकार की प्रतिरक्षा विधियाँ पाई जाती है, स्वाभाविक तथा उपार्जित। क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, मानव शरीर में पाई जाने वाली प्रतिरक्षा विधियों के नाम लिखिए। स्वाभाविक और मानव शरीर में कितने प्रकार की प्रतिरक्षा विधियाँ पाई जाती है? 2 प्रकार की। प्रतिजन किसे कहते हैं? प्रतिजन बाहरी रोगाणु होते हैं जो प्रतिरक्षी उत्पादन को प्रेरित करते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु 3 पर पूछा जाता है, प्रतिरक्षी किस प्रकार के प्रोटीन होते हैं? तो प्रतिरक्षी गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन होते हैं। इनका निर्माण कहाँ होता है? प्लाज्मा कोशिका द्वारा किया जाता है। प्रतिरक्षी में 2 भारी व 2 ग्लाइकोप्रोटीन हल्की श्रृंखलाएं होती हैं। तो प्रतिरक्षी की संरचनात्मक इकाइयां 4 होती हैं, जिनमें 2 भारी व 2 हल्की होती हैं। प्रतिरक्षी कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। प्रत्येक का नाम लिखिए। इम्यूनोग्लोबिन जी, इम्यूनोग्लोबिन ए, इम्यूनोग्लोबिन डी, इम्यूनोग्लोबिन एम, इम्यूनोग्लोबिन ई। पॉइंट नंबर 6, रक्त में 3 प्रकार की कणिकाएं होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और बिंबाणु। तो रक्त में कितने प्रकार की कणिकाएं? 3 प्रमुख कणिकाएं होती हैं, आरबीसी नंबर 1, नंबर 2 डब्ल्यूबीसी, नंबर 3 बिंबाणु। ये इंग्लिश मीनिंग है प्लेटलेट्स। नंबर 7, लाल रक्त कणिकाओं के ऊपर पाए जाने वाले प्रतिजन के आधार पर मानव रक्त को जो है 4 समूह में बांटा गया है, ए, बी, ए बी और ओ। तो देखो आरबीसी कि झिल्ली पर पाए जाने वाले प्रतिजन के आधार पर मानव रक्त को कितने समूह में बांटा गया? 4। कौन कौन से हैं वो? ए, बी, ए बी और ओ। सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहा जाता है? ए बी को। सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है? ओ को। ठीक है। पॉइंट नंबर 9, लाल रक्त कणिकाओं पर आरएच कारक की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर रक्त 2 प्रकार का होता है, आरएच धनात्मक और आरएच ऋणात्मक। मनुष्य में कितने प्रकार के आरएच कारक पाए जाते हैं? 5 प्रकार के। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा? आरएचडी। आरएचडी सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये सर्वाधिक प्रतिरक्षा जनी होता है। पॉइंट नंबर 11, रक्तदान किसे कहते हैं? रक्तदान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा रक्त या रक्त आधारित उत्पाद जैसे प्लाज्मा, प्लेटलेट आदि को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के परिसंचरण तंत्र में स्थानांतरित किया जाता है। पॉइंट नंबर 12, दान दिए गए रक्त को प्रसंस्करण द्वारा पृथक पृथक घटकों तथा लाल रक्त कोशिकाओं, प्लाज्मा, बिंबाणु आदि में विभक्त किया जा सकता है। नंबर 13, रुधिर वर्ग का नियंत्रण जो है 3 विकल्पियों के आपसी तालमेल पर निर्भर करता है, IA, IB तथा IO। इसे स्मॉल आई से भी लिखा जाता है। तो देखो यहाँ पूछ लिया जाता है भाई रुधिर वर्ग का नियंत्रण करने वाले कितने विकल्प हैं? 3। कौन कौन से हैं? IA, IB और स्मॉल आई। मनुष्य में विकल्पियों की उपस्थिति के आधार पर रक्त निम्न प्रकार का होता है, A, B, AB और O। रुधिर वर्ग की आनुवांशिकता के अनुप्रयोग लिखिए। पैतृकता संबंधी विवादों को हल करना, सफल रक्तदान, आनुवांशिक रोगों जैसे हीमोफीलिया का इलाज आदि। पॉइंट नंबर 16, किसी जीवित या मृत व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्ति को कोई उत्तक या अंग का दान करना अंगदान कहलाता है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अंगदान किसे कहते हैं? तो किसी जीवित या मृत व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्ति को कोई उत्तक या अंग का दान करना अंगदान कहलाता। महत्वपूर्ण बिंदु 17, देहदान किसे कहते हैं? अपनी देह को अंग प्रत्यारोपण तथा चिकित्सकीय प्रशिक्षण के लिए दान करना देहदान कहलाता है। पॉइंट नंबर 18, मानव समाज की भलाई के लिए अंगदान व देहदान परम आवश्यक व महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण बिंदु 19, भारत में अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका उत्तर होगा 13 अगस्त को। 20, भारत में अंगदान व देहदान कानूनी रूप से वैध है। अब देखो ये आ गए आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, MCQ। नंबर 1, प्रतिरक्षा में प्रयुक्त होने वाली कोशिकाएं रिक्त स्थान जगह छूटी हुई है यहाँ में नहीं पाए जाते हैं, तो आपका आंसर होगा आमाशय में। क्वेश्चन नंबर 2, प्लाविका कोशिका निम्न में से किस कोशिका का रूपांतरित स्वरूप है? तो आपका आंसर होगा बिलसिका कोशिका। क्वेश्चन नंबर 3, एंटीजनी निर्धारक निम्न में से किसमें पाए जाते हैं?
तो आपका आंसर होगा प्रतिजन में। क्वेश्चन नंबर 4, प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी इम्यूनोग्लोबिन एम है। माँ के दूध में पाए जाने वाले प्रतिरक्षी का नाम इम्यूनोग्लोबिन ए है। रक्त में निम्न में से कौन सी कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं? उपकला कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। 7, रक्त का विभिन्न समूह में वर्गीकरण किसने किया? कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में। सर्वदाता रक्त समूह किसे कहते हैं? ओ को। किसको? ओ को। गर्भ रक्ताणु गोरखता का प्रमुख कारण RH बेजोड़ता। समजीवी साधन में किसका उपयोग होता है? व्यक्ति के स्वयं के संग्रहित रक्त का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, रक्तदान के दौरान बरती गई असावधानियों से कौन सा रोग नहीं होता है? मलेरिया। 12, निम्न में से कौन सा रक्त समूह विकल्पियों की समझी अप्रभावी क्रिया का परिणाम है? रुधिर वर्ग O। निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग की आनुवांशिकता का अनुप्रयोग नहीं है? मलेरिया का इलाज और डेंगू का इलाज, यानी क्या आ जाएगा इसमें। भारत में अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? 13 अगस्त को। भारत में अंगदान करने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रति 10 लाख में 0.8 गए। मनुष्य में कितने प्रकार की प्रतिरक्षी विधियां पाई जाती हैं? 2 प्रकार की, स्वाभाविक और दूसरी उपार्जित। प्रतिरक्षी कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। प्रतिजन का आणविक भार कितना होना चाहिए? 6000 डाल्टन या उससे अधिक। प्रतिरक्षी किस प्रकार के प्रोटीन होते हैं? गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन होते हैं। प्रश्न संख्या 20, कौन सा प्रतिरक्षी ओवल को पार कर भ्रूण में पहुंच जाता है? इम्यूनोग्लोबिन जी। 21, मास्ट कोशिका पर पाई जाने वाली प्रतिरक्षी का नाम लिखिए? इम्यूनोग्लोबिन ई। रक्त में उपस्थित कौन सी कोशिका गैसों के विनिमय में संलग्न होती है? RBC। 23, रक्त का वर्गीकरण किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया? कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? O। क्वेश्चन नंबर 25, किस रक्त समूह में A व B दोनों प्रतिजन उपस्थित होते हैं? AB में। क्वेश्चन नंबर 26, विश्व के लगभग कितने प्रतिशत व्यक्तियों का रक्त RH धनात्मक है? लगभग 85%। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा RH कारक सबसे महत्वपूर्ण है? आंसर होगा RHD। 28, प्रथम रक्तदान किसके द्वारा जो संपादित किया गया? डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट डेनिस के द्वारा। 29, समझा साधन क्या है? समझा साधन में क्या होता है? किसी अन्य व्यक्ति के संग्रहित रक्त का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, रुधिर वर्ग को नियंत्रित करने वाले विकल्पियों के नाम। रुधिर वर्ग को नियंत्रित करने वाले विकल्प 3 है। नंबर 1 IA, नंबर 2 IB, नंबर 3 I। 31, भारत में रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 13 अगस्त को। हाल ही में देहदान करने वाले 2 व्यक्तियों के नाम लिखें। तो पहला नाम डॉक्टर विष्णु प्रभाकर, दूसरा नाम पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री श्री ज्योति बसु, और तीसरा नाम है प्रख्यात समाज सेवी श्री नाना देशमुख। इनमें से कोई 2। इसी प्रकार देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो हैं लघुरात्मक और निबंधात्मक सीधे क्वेश्चन हैं, इन सब के आंसर आपको आसानी से मिल जाएंगे। मैंने जो PDF भेजी है उसमें आंसर लगाए भी हैं, तो आपको ये सभी क्वेश्चन होमवर्क की नोटबुक में करने हैं। इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू।